हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत। वल्लभगढ़ से भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में किया रोड शो। जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। छप्पन वर्षों बाद मिला सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर। सेना ने प्रत्येक गांव में किया सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रोहतांग दर्रा ढाका ग्लेशियर में विमान हो गया था दुर्घटनाग्रस्त। देहरादून आरटीओ की अनूठी पहल। आरटीओ परिसर में बना ट्रैफिक थीम पार्क। खेल खेल में सीखेंगे बच्चे वाहन चलाने के नियम। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। मां शैलपुत्री की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां भगवती की आराधना कर भक्तों ने मांगा सुख शांति का आशीर्वाद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी अपील की। सीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा और सीएम धामी के लिए हरियाणा की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के माध्यम से संचालित योजना का स्थलीय सत्यापन किया। इस बात पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा है कि नल के कनेक्शन सही ढंग से नहीं होने पर और पानी न मिलने की शिकायतों को देखते हुए डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्रामीणों से बैठक की गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि बैठक में पता चला है कि ब्लॉक के बाहरी क्षेत्रों में पानी का दबाव और नलों के कनेक्शन में कमी पाई गई, जिसके लिए जल संस्थान को 1 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाए और पानी नहीं मिल पाए, तो इसी को सत्यापन के लिए मैं फील्ड पे उतरा था। तो मैंने डोईवाला ब्लॉक के गौरी माफी विलेज का निरीक्षण किया। वहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ग्रामीण है उनसे बैठक करी कि उनसे मैंने इश्यूज जाने कि क्यों अगर वहाँ कुछ कंप्लेंट्स हैं या कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इसकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, तो उन्होंने हमें बड़े विस्तृत तौर पर चीज़ें बताई कि जैसे उनके स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज थे, बट इवेंचुअली वो इश्यूज विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके साथ बैठक करके रिजॉल्व करे गए। स्कूल के बच्चों को यातायात के नियम समझाने के लिए राजधानी देहरादून के आरटीओ परिसर में ट्रैफिक थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें सांप सीढ़ी खेल के साथ साथ वाहन चलाने के टेस्ट के लिए भी जगह दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा है कि इस थीम पार्क में रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया है और सांप सीढ़ी के खेल में अगर कोई यातायात के नियम का पालन करता है तो वो सीढ़ी से ऊपर तक चढ़ जाएगा और नियम तोड़ने पर सांप नीचे उतर आएगा। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हमने बनाया है। इसमें हमने मार्किंग्स की है, जो सारे साइन हैं, जो ट्रैफिक के नियम के जो मूल सिद्धांत हैं, उसको हमने एक साइन के रूप में दिखाया है। इसमें सांप सीढ़ी का गेम भी है, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यह बहुत ही अच्छा गेम है, बच्चे इसको बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, रेड लाइट, इन सब चीजों के बारे में बताया गया यहाँ है। ये एक अपने आप में अनूठा पहल है। स्कूल के बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको ट्रैफिक के नियम को फॉलो करना है। तो इसमें इंटरेस्टिंग वे में बताना है। कई बार क्या होता है कि सिद्धांत बताने में कई बच्चे बोर हो जाते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग वे में बताने का प्रयास किया।
लोहाघाट टनकपुर एनएच के स्वाला में क्षतिग्रस्त होने से पिछले कई दिनों से लोहाघाट डिपो से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन बंद हुआ था, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लोहाघाट डिपो को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में एक बार फिर राजमार्ग में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर से लोहाघाट बस स्टेशन की रौनक लौट पड़ी है। बड़ी संख्या में यात्री बस स्टेशन पहुंचे हैं। उत्तराखंड में बारिश रुकते ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद चिंता थी कि केदारनाथ की यात्रा कैसे पटरी पर आएगी, लेकिन अब पैदल रास्ते के साथ ही हाईवे सुचारू होने के बाद यह चिंता दूर हो गई है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बारिश कम होने के साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री केदार समिति और सरकार के स्तर से जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने का काम कर लिया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी एजेंसियां और उसके अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। अभी तक 38 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा करके दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले बारिश और आपदा ने चारधाम यात्रा रोक दी थी, लेकिन केदार घाटी आपदा से निपटने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद अब यात्रा फिर से अपने पीक पर आने लगी है। असर थोड़ा कम हुआ तो जो हमारे चारधाम यात्रा है उसने तेजी पकड़ दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई है और यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसियां, उनके जो उच्चाधिकारी हैं लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है वो की जा रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और अन्य भी प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। उत्तराखंड में हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने आधिकारिक रूप से समापन कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने प्रतियोगिता का समापन किया। जानकारी के अनुसार 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता हुई। वहीं इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी है और इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों और 5 वाहिनियों की टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चली है। वहीं इस प्रतियोगिता के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस की विशेष खिलाड़ी टीम का चयन भी किया जाएगा। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि इस प्रतियोगिता से उत्तराखंड पुलिस टीम को नई प्रतिभाएं भी मिलेंगी। हॉकी का गेम जैसा कि आपने सुना, ये हमारा नेशनल गेम है और पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि हर जनपद और हर वाहिनी की टीम बने। यद्यपि हमारी इस बार पूरी टीम नहीं आ पाई, हमारी 18 टीमों में से सिर्फ 12 टीम आ पाई, लेकिन अच्छी बात है कि सभी टीमों ने बहुत मेहनत की। बहुत टफ कंपटीशन हुआ और फाइनल आपने देखा 4-0 जीते। यद्यपि ये कंपटीशन मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फाइट चलती रही, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाता। कांग्रेस ने शक्ति अभियान को रिलॉन्च कर दिया है। वही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर का कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान को रिलॉन्च किया है, ताकि महिलाओं को भी राजनीति में पूर्ण भागीदारी मिल सके। इसके लिए कांग्रेस शक्ति क्लब का गठन भी प्रत्येक वार्ड में करने जा रही है, जिसमें 5 से 50 महिलाएं जोड़ी जाएंगी। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधी आबादी पूरा हक को लेकर काम कर रही है, जिससे महिलाओं को सशक्त किया जाए। शक्ति अभियान जो हमारी पार्टी रिलॉन्च कर रही है, ये कार्यक्रम हमारा 1 साल से चल रहा था, तो इसको रिलॉन्च किया है और परसों 29 तारीख को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसको रिलॉन्च किया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की आधी आबादी हैं, हम चाहते हैं कि उनको राजनीति में असल हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम जब असल हिस्सेदारी की बात करते हैं
तो हम ये नहीं चाहते कि सशक्त परिवारों की महिलाएं आएँ, वो एक अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि सशक्त महिलाएं आएँ और जो पूरे समाज का नेतृत्व करें। तो कांग्रेस ने शक्ति अभियान को रिलॉन्च किया है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। 5 से 50 महिलाएं जोड़ी जाएंगी। अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को बढ़ावा देना है। 5 से 50 महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने तहसील सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने कहा कि लेखपाल और कानून गो प्रशासन की रीढ़ है। साथ ही कहा कि लेखपाल पैमाइश और जांच पड़ताल का काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करें। नजरिया नक्शा बनाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। उन्होंने कहा कि राजस्व लेखपाल तथा कानून गो को मूल कार्य अवश्य आना चाहिए। मूल कार्यों को प्राथमिकता दें और उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें। साथ ही कहा कि किसी के दबाव या प्रभाव में गलत रिपोर्ट ना दें। जो वास्तविक हो वही रिपोर्टिंग की जाए। आज तहसील दिवस आयोजित हुआ है और तहसील दिवस में कुल 36 शिकायतें आई हैं आज, और इसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ आपसी झगड़े से संबंधित हैं, कुछ जल निगम और जल संस्थान के शिकायतें हैं। तो उन सभी शिकायतों पर जो है सम्यक निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। और सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि ससमय उचित निस्तारण करके उसको अवगत कराएं। और एक वृद्ध महिला भी आई थी जिनके बच्चों ने उनके घर से निकाल दिया है। उनके घर पर तत्काल पुलिस भेजी गई है उनके बच्चों से बात करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। तो सभी को सम्यक समाधान किया जाए। जनपद उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा गांव के पास धराली गांव में भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर कल्प केदार है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। क्या है इस मंदिर की विशेषता, ये रिपोर्ट देखिए। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों पर पितृदोष लगा था तो उसके निवारण करने के लिए वे यहाँ भगवान शंकर की खोज में आए थे। उस समय भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वह अदृश्य गुफा से होते हुए बूढ़े व्यक्ति के भेष में बूढ़ा केदार पहुंचे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो वहां पहुंच गए। वहां से भी भगवान शंकर अदृश्य रूप में केदारनाथ पहुंचे। फिर पांडवों ने वहां पर दोनों ओर पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए और भीम पत्थरों के दोनों छोर पर पांव पसार कर बैठ गए। और वहां जो भी जीव जंतु देवता केदारनाथ जाते तो उन्हें भीम की जांघों के बीच से जाना पड़ता था। इससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपतिनाथ पहुंच गए। तभी से पशुपतिनाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग के रूप में होते हैं। ये भी मानना है लोगों का कि पांडवों के जमाने से बना हुआ है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप हिमालय में जाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। तो जब पांडव लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आराधना की थी, तो तब यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। पांडव इसके पितृदोष मुक्त होने के लिए वो शिव के दर्शन के लिए आए थे। भोलेनाथ जी यहाँ थे, तपस्या में थे। शिव जी को पता लगा कि तो मेरे को दर्शन करने आए तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगी इनको, तो शिव जी यहाँ से निकले हैं और अपने केदारनाथ जी की तरफ निकल गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकली। अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृतांत में धराली में मंदिरों का उल्लेख किया। इसके बाद सन 1869 में गोमुख तक पहुंचे। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक मूर्ति भी रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घड़ी की आकृति समेत पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी भी की गई है। प्राचीन कल्प केदार मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ गंगा का मूल स्थान था और सदियों से ग्लेशियर वास्तव में 21 किलोमीटर गंगोत्री में स्थानांतरित हो गया था। माना जाता है कि ये मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। वहीं पुजारी ने हमें बताया कि प्रत्येक श्रावण में गंगा भगवान शिव के पास आती है और पंचमुखी लिंगम को एक यज्ञ के रूप में धोती है।
जबकि शुष्क मौसम में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाते हैं। इनका नाम है भगवान का कल्प केदार जी। कल्प का मतलब युग होता है। यहाँ पे कभी 240 मंदिर थे इस जगह पे। तो 1802 या 3 में भूकंप आया था गढ़वाल में, तो ये सुक्की बैंड है वो स्लाइड हुआ तो ये नदी ब्लॉक हो गई। जांगला पुल तक झील बनी थी। जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सब दब गए। जो सबसे बड़ा है वो भी भोलेनाथ का, वो आधा डूबा हुआ। कल्प केदार मंदिर है जो 5000 साल पहले पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। तो मंदिर के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे 10 फीट नीचे एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग के स्पर्श में प्रतिदिन जैसे गंगा वाटर का यहाँ पे स्पर्श करती है रोज। पांडवों ने केदारनाथ बनाने से पहले यहाँ इसकी मन से रचना की थी। यहाँ मंदिर बनाया, फिर वहाँ केदारनाथ का मंदिर की रचना हुई। और पंडित जी ने बताया यहाँ स्फटिक के जो महादेव जी है वो अपने आप प्रकट हुए हैं। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई। इसीलिए इस नदी का नाम हत्याहरणी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीने जलमग्न रहता है और केवल सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। मां गंगा स्वयं भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आती है। जनपद उत्तरकाशी के आधराली क्षेत्र में, जहाँ पे कि माँ गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भगवान कल्प केदार के बारे में, क्योंकि जो ये मंदिर है इसकी स्थापना जो है यहाँ पे पांडवों द्वारा की गई। और जब पांडवों को जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जब उन पे जो है उसका पितृदोष लगा था तो उसके निवारण के लिए जो यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो मंदिर है उसका जो है उन्होंने जो है फिर उसके बाद पुनर्निर्माण किया था। अभी ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 109 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी समय पहले जब गंगा में यहाँ पे जो है गंगा का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे जो अन्य मंदिर थे वो दब गए थे। लेकिन एक जो कल्प केदार का मंदिर है उसको जो है जो ग्रामीण है उन्होंने जो है इसको जो है खुदान करके जो है ये मंदिर जो है यहाँ पे जो है दोबारा जो है ऊपर उठाया। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पे माँ गंगा प्रत्येक दिन यहाँ पे जो है भगवान शिव का जो इसके अंदर जो है 10 फीट नीचे जो शिवलिंग है उसकी जो है पर डे जो है जलाभिषेक खुद माँ गंगा अपने जल से यहाँ पे करती है। दीपक नोटल, ND24, हरसिल, उत्तर। रुड़की में राजा विजय सिंह गुर्जर, सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर और 152 वीर सैनिकों के 200वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन हुआ, जहां सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। राजा विजय सिंह जी के नेतृत्व में, सेनापति कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में 152 वीर सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों के इस महान बलिदान ने जहां एक और स्वतंत्रता की जो मसाल है उसको प्रज्वलित करने का काम किया और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस स्वतंत्र भारत में हम सभी सांस ले रहे हैं उसकी स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों ऐसी आत्माओं ने, हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व त्याग पर लगाया है, तभी जाकर हम सब आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण किया था। इस मौके पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का समवेत गायन किया गया। राधा रतूड़ी ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है, जिसमें हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सचिवालय परिवार के सभी भाइयों और बहनों और भातखंडे संगीत विद्यालय के प्यारे छात्रों, आज हम दो महान नेताओं को यहाँ नमन करते हैं, गांधी जी और शास्त्री जी। और अभी आप लोगों ने जो भजन गाया वैष्णव जन, अगर उसके शब्दों पे ध्यान दें तो वो एक पूरी एक फिलॉसफी है, एक पूरा दर्शन है उस गीत में। और गांधी जी का प्रिय भजन भी था और उससे हम लोग अपने जीवन के लिए बहुत सारे मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। वैष्णव जन जो तेने कहिए,
पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को समझ सकता है वो है वैष्णव जन। विकासनगर में रामपुर तिराहा कांड की बरसी के मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण में अपनी शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर के शहीद स्मारक पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर याद किया। जहां कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे यूकेडी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, देश की 2 दिग्गज पार्टियों और उसके नेताओं ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से महिला अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अंकिता भंडारी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से मातृ शक्ति को आगे आने की जरूरत है। एक तरफ जो है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव जी रामपुर तिराहे पे जो है हमारी महिलाओं के साथ दुराचार करवा रहे हैं। देखिए, हमें इस चीज़ का फक्र है कि हमारे लोगों ने वहाँ शहादतें दी, हमारे बच्चों ने वहाँ शहादतें दी, लेकिन ये जरूर है कि हमारा सिर जो है शर्म से नीचे हो जाता है जब मातृशक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हमारा जो है राज्य जो बना है हमारा, मैं समझता हूँ कि राज्य बनने में 90% मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। लेकिन दुख इस बात का है कि जब आज ये राज्य लूट रहा है, जब हमारे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, अंकिता भंडारी जैसे कांड इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, तो वो मातृशक्ति चुप क्यों है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो पार्टी विशेष के उसमें फंस गए हैं ये लोग। अरे पहले अपने बच्चों के अस्मिता को बचा लो, अपनी बेटियों की अस्मिता को बचा लो। आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा उप खनिज निकासी का कार्य शुरू हो चुका है। डोईवाला की स्थानीय जनता अब तक महंगी दरों में भवन निर्माण के लिए उप खनिज खरीदने को मजबूर थी, तो वहीं अब निगम द्वारा संचालित इस खनन लॉट से स्थानीय जनता को सस्ती दरों में उप खनिज मिल पाएगा। बता दें कि लगभग 29 लाख टन उप खनिज का उठान होना है, जो स्थानीय जनता को लगभग 21 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से उप खनिज मिलेगा। उप खनिज निकासी कांटे का उत्तराखंड वन विकास निगम देहरादून के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद आर्य ने विविधता पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान डीएलएम उषापुरी के साथ थानों और वन रेंज अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार से नदी प्राप्त हुई है खनन के लिए, और हमारा जो समय होता है 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ होता है। यहाँ खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब करीब 450 वाहन यहाँ से उपखनिज की निकासी करते हैं, तो जब बाजार में 450 खनन वाहनों का मटेरियल आएगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी, खनन के रेट नीचे होंगे। राज्य सरकार के निर्धारित जो पिछले साल गत वर्ष के जो दरें थी वह इस वर्ष भी लागू होंगी, और पिछले साल 5 लाख करीब 5,17,000 घन मीटर हमारा निकाला गया था, तो इस साल भी अभी वही हमारा टारगेट है। रिप्लेसमेंट स्टडी हमारी अभी पेंडिंग है, वो जैसे ही होती तो इसमें थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।